नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट इशू डिस्कस में मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे और ये चर्चा में क्यों है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहां पर इनका वास होता है और कहां पर ये पाए जाते हैं। भारत में कहां पर पाए जाते हैं, विश्व में कहां कहां पर किस किस देश में पाए जाते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चर्चा में देख लेते हैं पहले कि ये चर्चा में क्यों है। What is the Mangrove Alliance for Climate which India join at COP27? COP27 आपको पता होगा इजिप्ट के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। इससे पहले ये ग्लासगो में हुआ था, ब्रिटेन के एक शहर में ग्लासगो में हुआ था। इस बार 2022 का ये COP27 इजिप्ट के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो वहाँ पर दो देश सामने आए हैं मैंग्रोव वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पर कैसे कैसे उनको क्लाइमेट, कैसे कैसे उनका ह्रास हो रहा है, उनको आगे की गाइडलाइन देने के लिए दो देश सामने आए। उन्होंने एक अलायंस को फॉर्मेशन किया है। उस अलायंस का नाम है MAC, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसको दो देशों ने मिलकर साथ में अपना इनिशिएटिव रखा है। एक का नाम है इंडोनेशिया, एक का नाम है UAE। इंडोनेशिया के पास इस वजह से इसने इसको इनिशिएट किया है कि उनके पास सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है इंडोनेशिया के अंदर। लगभग 23%, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का 23% मैंग्रोव वन इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ UAE के अंदर भी लगभग तीसरे चौथे स्पॉट पर आता है UAE मैंग्रोव वनों के हिसाब से। भारत में 0.15% पूरी ऑल वर्ल्ड का 0.15% ऑल वर्ल्ड का पाया जाता है मैंग्रोव वनों का। तो इस हिसाब से जो दो देश है UAE और इंडोनेशिया, उन्होंने इस अलायंस का फॉर्मेशन किया है। तो इस अलायंस की बात क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों इसको फॉर्मेशन किया है इंडोनेशिया और UAE के द्वारा। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मैक नाम से एक संगठन स्थापित हुआ है, इसका कार्य क्या है और ये क्या है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्य देशों में, अब मैं आपको इसके सदस्य देश आप देख सकते हैं इसमें, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। अब आपको बात इसमें समझ में आ गई हो कि जो पुनर्वास हो रहा है, जैसे आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ पे जो उनका वास था, जहाँ पर वो पाए जाते थे, उनका ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनका ह्रास भी हो रहा है। तो आपको इनकी इंपोर्टेंस के बारे में भी जानना होगा और क्या इनके सिग्निफिकेंस होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये भी जानना होगा। तो इस आधार पर इनका जलवायु परिवर्तन के आधार को पुनर्वास किया जाएगा। ये इस MAC का उद्देश्य है। कैसे काम करेगा ये। एक नवगठित गठबंधन ने स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया। इसके सदस्य मैंग्रोव वनों को लगाने और बहाल करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता निर्धारित कर सकते हैं। ये सारे देश जितने मैंने अपने नाम लिए, श्रीलंका, जापान, स्पेन और UAE और इंडोनेशिया, भारत भी इसमें शामिल है, ये सब अपने जो हैं वैज्ञानिक तरीके से साझा करेंगे और कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए मैंग्रोव वनों को, इन सभी की चीज़ों को देखा जाएगा आने वाले समय के अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो इकोसिस्टम होता है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए और किस आधार पर ये इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। आपको पता होगा भारत की लगभग कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर की है। उसमें से ही कोस्ट लाइन में आपके पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में सुंदरवन डेल्टा के नाम से आपने देखा होगा, सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पूरे भारत में, पूरे भारत के कॉन्टिनेंट में। अब बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन के बारे में और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंग्रोव वन आपने देखा होगा कभी ना कभी, एक समुद्र का इलाका होता है, समुद्र के जब लैंड जहाँ से टच होता है किसी भी देश का, तो वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ सी उत्पन्न होती हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ियाँ सी होती हैं। तो वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में होती है, समुद्र में होती हैं, जिससे कि वो जो नमक का उसका पानी होता है, जिसको सैलाइन वाटर बोलते हैं, सैलाइन वाटर से वो उनकी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वहीं पे वो उग जाते हैं। उससे जो प्रोटेक्ट करते करते हैं, ये हमें चक्रवातों से प्रोटेक्ट करते हैं। जो जैसे ज्वार आते हैं समुद्र के अंदर, वो उससे उसको उसकी जो गति होती है उसको कम कर देते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होती है और सॉइल इरोजन का भी बहुत कम करते हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट होती है मैंग्रोव वनों की। अब इसमें मैं आपको दर थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाता हूँ कि किस आधार पर हमारी ये प्रोटेक्शन करते हैं।
पहले तो वुड के आधार पर, मतलब लकड़ी लेकर आते हैं, वहाँ से कटी लकड़ी लेकर, सूखी लकड़ी को लेकर आते हैं और अपने खाना पकाने के लिए काम में आती हैं। जो आसपास के, जो कोस्ट लाइन के आसपास के जो ट्राइब्स होते हैं, जनजातियाँ होती हैं, वो लकड़ी लेकर आती है और अपना खाना पकाने के लिए वो काम में लेते हैं। दूसरा इसमें कोस्ट प्रोटेक्शन होती है। कोस्टल की प्रोटेक्शन होती है कि जैसे आपने देखा होगा समुद्र में जो लहरें आती हैं, लहरें आने से उनसे प्रोटेक्शन होती है। अब तीसरा जो उसमें होता है लाइवलीहुड, इन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ट्राइब सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट मैंग्रोव वनों पर होती है। क्यों? वो अपने वहाँ पर शिकार भी करते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं जो ट्राइब होते हैं। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वो करते हैं लकड़ियों को ले जाकर खाना पकाने के लिए। तीसरा इसमें होता है वाटर का फिल्ट्रेशन। वाटर का फिल्ट्रेशन कैसा होता है? वाटर का फिल्ट्रेशन ऐसा होता है जब कोई नदी अपना पानी समुद्र में जाके गिराती है तो वो पानी जाके उसमें मिल जाता है, लेकिन वो सेपरेट कर देता है, वाटर का फिल्टर कर देता है, जिसमें वाटर अलग उसका सैलाइन वाटर अलग हो जाता है, जो फ्रेश वाटर है वो अलग हो जाता है। इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैग्रोव इकोसिस्टम सर्विस भी होती है। इसमें पर हेक्टेयर पर ईयर इतने मिलियन हेक्टर का इसमें पर ईयर होता है इकोसिस्टम को सर्विस करवाना। टूरिज्म अट्रैक्शन होता है, मैंग्रोव वनों को देखने के लिए टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। क्लाइमेट रेगुलेशन होता है और फिशरीज होती है। तो ये सब बातें हैं जो इससे इकोसिस्टम से माध्यम से आपको जो बेनिफिट होते हैं, जो मैंग्रोव वनों के बेनिफिट होते हैं। अब इसके जो मैंग्रोव वनों का जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मैं इसको हिंदी में भी आपको डेफिनेट कर देता हूँ। मैंग्रोव पारिस्थितिकी दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से है। वह महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल सैलाब प्रदान करते हैं, क्योंकि वे भूमि आधारित उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कार्बन का लगभग 400% तेजी से भंडारण करने में सक्षम होते हैं। अब आपको पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। जितने भूमध्य रेखा के आसपास देश होते हैं उनमें सभी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब भूमध्य रेखा के आसपास भारत का भी इलाका आता है, और जो मालदीव होते हैं, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में भूमध्य रेखा है, वो तो वहाँ पर क्या होता है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस आधार पर जो मैंग्रोव वन होते हैं वो अपना उत्पादन करते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। वे समुद्र के बढ़ते स्तर, कटाव, तूफानी लहरों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। वे समुद्री जीव की विविधता के लिए प्रजनन का आधार प्रदान करते हैं। वैश्विक मछली आबादी का लगभग 80% अपने अस्तित्व के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर है। तो आपको ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी बातें हैं ये सबसे ज़्यादा जाननी जरूरी है, क्योंकि आपके यूपीएससी के लिहाज से, चाहे स्टेट पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, अभी हाल ही में किस संगठन का फॉर्मेशन हुआ है। ये सब बातें आप उसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इससे जो थ्रेट होते हैं पहले वो आप जान लेते हैं। थ्रेट भी आपको कहीं ना कहीं इसमें लिखने होंगे। थ्रेट होते हैं लॉगिंग, क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं, एरिया को अपने बढ़ाने के लिए, मानव अपने आप को अपनी जो वेल्थ को बढ़ाने के लिए मैंग्रोव वनों को काटता है। वहाँ पे जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, मानव का हस्तक्षेप हो रहा है, तो इस आधार पर भी इनका ह्रास हो रहा है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर को प्रमोट करा जा रहा है। जो आपको देखा होगा कि जो समुद्र का इलाका, लगता इलाका है, वहाँ पे जो फर्टाइल ज़मीन होती है उसको काट के, मैंग्रोव वनों को काट के, तो वहाँ पे समुद्र का वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। तीसरी बात इसमें एक्वाकल्चर को होता है, मैक्रो लॉसेस होते हैं। और क्लाइमेट चेंज का तो मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इसको इफेक्ट करता है। कोस्टल डेवलपमेंट, जो इतनी भी आप सीवर में जो भी गंदगी गिराते हैं, जिससे कि उसके जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो सब के सब प्रोटेक्ट मैंग्रोव वनों को इफेक्ट डालते हैं। जो केमिकल होते हैं वो उनको यूज में नहीं होते, वो उनको इफेक्ट डालते हैं मैंग्रोव वनों को। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको इसमें मैप के माध्यम से भी भारत के अंदर दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो डार्क आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव वन इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और जो समुद्र के तटीय इलाके हैं उसके बाद आप गुजरात में भी इसमें देख सकते हैं। गुजरात में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये सब इसमें आप देख सकते हैं। भारत में तो मैंने देख लिया, लेकिन अब देख सकते हैं आप इसमें विश्व में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये मैं आपको पूरी की पूरी लाइन दिखा रहा हूँ। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होती है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास देश होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप इसमें ब्राज़ील में, और भारत में, इंडोनेशिया में,
इधर आप देख सकते हैं ये न्यू गिनी है, पोपियो न्यू गिनी है, अफ्रीका के कुछ देशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये बातें मैंने आपको इसमें बता दी है। मैंग्रोव वन का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पक्षियों के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से और वहाँ की जो जैव विविधता है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंस होती है मैंग्रोव वनों की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।